टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं जिसका लेना देना आपसे है और आपके रोजमर्रा की जिंदगी से। इसीलिए इस शो को देखिएगा, अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताएंगे आपको कि अगर आप 2000 के नोट बड़ी संख्या में जमा कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचे। शुरू हुआ इनकम टैक्स रिटर्न भरना, क्या अभी रिटर्न फाइल करने का है सही समय? और ETF गोल्ड और सिल्वर पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आपको 2000 के नोट, क्योंकि अगले 30 सितंबर तक जो है 2000 का नोट बदलवाने का, जमा करने का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा है कि मान लिया जब मैं 2000 का नोट जमा कराता हूँ, बड़ी संख्या में जमा कराता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। तो इस डर को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। गौरी, ये डर कितना जायज़ है? बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जिनके पास तो बहुत कम नोट हैं 20,000 2000 के, तो वो 20,000 रुपये जाके जब अपना वो है एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक से। एक बार दो बार जो उनका छोटा सा अमाउंट है एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है उनके पास तो कितना एक्सचेंज करा सकते हैं? बार बार तो एक्सचेंज करा नहीं पाएंगे, उनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब जब उस पैसे को वो डिपॉजिट कराएंगे बैंक अकाउंट में, तो या सेविंग्स में कराएंगे या करंट बैंक अकाउंट में कराएंगे। सेविंग्स में अगर 10 लाख से ज़्यादा आपने कैश डिपॉजिट कराया या करंट में आपने 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराया, तो उसकी रिपोर्टिंग आपकी SFT में होती है, यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में ये फॉल करता है। इस केस में आपको नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। SFT में कितने तक के जमा करने पे ट्रांजैक्शन पे होता है? उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, मैं आपको सिर्फ कैश की बता रही हूँ। 10 लाख सेविंग्स में, 50 लाख करंट अकाउंट में। इससे ज्यादा किया आपने तो SFT में रिपोर्टिंग होगी। अच्छा। और जो नोटिस है आने का, उसका चांस काफी बढ़ जाएगा। तो अब आपको नोटिस आता है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पास उसका सोर्स है, आप प्रूव कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है, आपके बुक्स में कैश इन हैंड था, आपने डिफरेंट पार्टीज से लिया है, उसमें आप बाकी क्लॉजेस को फुलफिल करते हैं, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा कैश किसी से एक बार में नहीं रिसीव किया, और वो सब आप फुलफिल करते हैं, तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर कहीं भी आप फंसे, क्योंकि नोटिस सब आपको आ चुका है, आपकी पूरी जांच पड़ताल होगी उसमें, तो वहाँ अगर आप फंसे तो ये जो भी अमाउंट पे आप फंसते हैं वो सारा आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान ली जाती है, जिस पे आपको टैक्स देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है और पेनल्टी देनी होती है। इन तीनों को मिला के आपका इतना पैसा चला जाता है कि जितना आपने बचाया नहीं, उसे कई ज़्यादा आपका जो है सरकार ले जाएगी। तो इस जो बड़े अमाउंट के डिपॉजिट्स हैं वो करने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ के फिर डिपॉजिट कीजिएगा। हालांकि आपने काफ़ी ज़्यादा डरा दिया कि इतने ज़्यादा पेनल्टी लग जाएंगे और जुर्माना लगेंगे और टैक्स लग जाएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैसा जेन्युइन है, आपका कमाया हुआ पैसा है और आपने इनकम टैक्स का जो डिस्क्लोजर दिया है या फिर रिटर्न फाइल किया है उससे मेल खाता है, आपकी आमदनी से मेल खाती है, तो आपको कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मोटी रकम जमा करेंगे तो जाहिर तौर पर कई बार इनकम टैक्स विभाग की नज़र आप पे जाएगी, आपसे पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ करने का मतलब ये भी नहीं कि आप गुनहगार हैं। आप अपनी सफाई में अपनी बात रखेंगे और जैसा ही गौरी ने बताया कि आपके पास वो पैसे कहाँ से आए, इसके प्रमाण हैं, सबूत हैं, तो आपको कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये SFT में आप जो रकम बता रही हैं, उसके अलावा भी जैसे कि 50,000 रुपये से ज़्यादा हम जमा कराते हैं तो वैसे भी पैन मांगते हैं, तो ऐसे केस में भी कई बार इनकम टैक्स के पास जो AIS फॉर्म अगर होता है उसमें दिखता है कि नहीं? देखिए, 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट पे पैन ज़रूर मांगते हैं, लेकिन उसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो SFT में रिपोर्ट नहीं होती। SFT में जब आप फॉल करते हैं तो आपके नोटिस आने का चांस बढ़ जाता है। सिर्फ 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट पे आपका नोटिस आने का चांस नहीं होता। बाकी ऑफ कोर्स नोटिस आने के बहुत सारे अलग अलग कारण भी हैं, लेकिन ये SFT में अगर आप फॉल करते हैं, और ये SFT आपकी 26 ईयर्स में आपको दिखेगी, आपको पता लगेगा कि SFT ट्रांजैक्शन आपने की है, चाहे आपने कैश डिपॉजिट किया है, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है, फॉरेन ट्रैवल है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज है, वो सारा कुछ दिखता है, वो सब कुछ दिखता है जो भी आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। तो बिल्कुल ये साफ रखिए कि 2000 के नोट जमा कराना गैर कानूनी नहीं है, ना तो एक्सचेंज करना गैर कानूनी है। बड़ी संख्या में जमा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में एक्सचेंज कर रहे हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ शर्त यह है कि वो नोट कहाँ से आए ये आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग अगर आपसे पूछता है तो इसका जवाब देने में आप सक्षम होने चाहिए, ये सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा। और चलते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से सुशीला भट्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मैम,
नमस्कार, क्या है सवाल आपके पास? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं थैंक आप? यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। हेलो, बताएं, हाँ बताएं, क्या सवाल है आपके मेरे पास? पास दो सवाल है। हम्म। हेलो, हाँ बताएं, क्या सवाल है? पहला सवाल बताइए, फिर आप दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा मैं। पहला सवाल कैपिटल गेन टैक्स के लिए है। हाँ हाँ मैंने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया है हाँ हाँ एंड रजिस्ट्रेशन नवंबर 22 में हुआ है और मेरे को TDS काटा है और मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया है पार्टी ने, बट फुल पेमेंट नहीं आया है। तो ये रिटर्न में मैं क्लेम कर सकती हूँ? ठीक है, TDS ठीक है, ठीक है। आपका इस सवाल का जवाब लेते हैं गौरी से, उसके बाद फिर दूसरा सवाल आप पूछिएगा। फोन पे बने रहिए। क्या कर सकती हैं? देखिए, इनका नवंबर 22 में इन्होंने सेल की है, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फॉल करेगा। अब आप कह रहे हैं कि TDS खाली आधा आया है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न में दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप वो पूरा TDS क्लेम नहीं कर पाएंगे जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आएगा। तो तरीका तो यूजुअली जब आप सेल करते हैं तो सारा पैसा उसी टाइम आ जाता है, तो पैसा सारा आ जाना चाहिए था, बट चलिए आपके केस में नहीं आया, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है जैसे भी है, तो आप उनको बोलिए कि एटलीस्ट जो TDS का अमाउंट है, पूरा TDS वो आपका जमा करा दें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अभी भी टाइम है, विद इंटरेस्ट ये जमा करा दें, थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा, पर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी, तो आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे। ये तरीका ठीक है। अगर पिछले साल की ट्रांजैक्शन होती तो हम फिर भी TDS को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन आपके पास इस केस में वो ऑप्शन नहीं है। मैम दूसरा सवाल क्या आपके पास? दूसरा सवाल रिफंड के लिए है। मेरी बहन सीनियर सिटीजन है, 73 ईयर, और क्या हुआ है कि रिफंड आया था एक्चुअली, पर वो रिफंड है ना, जो अकाउंट क्लोज हो गया था ना बैंक में, वो बैंक में गया था। फिर बाद में हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है SCA का, उसने रिक्वेस्ट डाला है, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम चेंज करवा दिया है, एंड फॉर दैट हमको एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया था, और बाद में रिफंड आता नहीं है। हमने बेंगलोर CPC में 3-4 बार फोन किया, अच्छा। तो एक ही रिप्लाई मिलता है कि आपका रिफंड है ड्यू, बट बैंक में नहीं आ रहा है, आएगा ऐसा बोलते हैं। अभी पूरा साल निकल गया है, अभी तक मिला नहीं है रिफंड। बड़ा शर्च की बात है, क्योंकि रिफंड तो बहुत टेंशन हो रहा है। रिफंड तो आजकल बहुत जल्दी आने लगा है, रिफंड में इतनी देरी तो होती नहीं है। गौरी क्या कर सकते हैं? रिफंड डेफिनेटली बहुत जल्दी आने लगा है ज्यादातर केसेस में, लेकिन कुछ केसेस हैं अभी भी जो अटक जाते हैं, वो लंबे समय तक रिफंड नहीं देते हैं। लेकिन आपका तो रिफंड गलत बैंक अकाउंट, मतलब आपने चेंज किया बैंक अकाउंट नंबर, तो उस केस में आप एक दो चीजें चेक कीजिए। एक तो रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट एक्चुअल में गई है कि नहीं गई है, आपके यहाँ एक्नॉलेजमेंट है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। दूसरी चीज, कई बार होता है बैंक वैलिडेटेड नहीं होता, तो बैंक वैलिडेशन आप चेक कीजिए, वो आपको पोर्टल पे ही पता लग जाएगा कि आपका बैंक वैलिडेटेड है कि नहीं। अगर बैंक वैलिडेटेड नहीं है तो भी रिफंड नहीं आता। और तीसरा, आप जो है ग्रीवियंस रेज कीजिए, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन ग्रीवियंस है उस पर रिप्लाई आ जाता है यूजुअली बहुत जल्दी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका रिफंड क्यों अटका है। कुछ केसेस में डेफिनेटली अटकता है, घबराने की बात नहीं है, आएगा जरूर, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। बिल्कुल, रिफंड बनता है तो रिफंड आएगा, और जो तरीका इन्होंने बताया उस तरीका को अपनाइए, और फिर भी नहीं है तो टैक्स गुरु को लिखिए tax@moneycontrol.com पर। मैम आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए, संतुष्ट हैं आप? बट हमने ना ग्रीवेंस में भी डाला है और रिक्वेस्ट में भी डाला है, ठीक है। 3-4 आप एक बार बैंक एक्नॉलेजमेंट आ गया, उधर से फोन भी आ गया कि आपका रिफंड है बराबर, पर रिफंड बैंक में नहीं आ रहा है। आप एक बार बैंक वैलिडेशन चेक कीजिए, हो सकता है आपका बैंक वैलिडेशन ना हो, वो आपको पोर्टल पे पता लगेगा। दूसरा, NSDL की वेबसाइट पे जाके चेक रिफंड स्टेटस होता है, वो स्टेटस देखिए क्या आ रहा है। अगर तो वो अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है तो उसमें अभी थोड़ा जो समय लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन अगर उसमें कोई रीजन आ रहा है कि इस वजह से आपका रिफंड फेल हो गया, तो हमें वो रीजन देखना पड़ेगा कि क्यों फेल हुआ है। तो NSDL की वेबसाइट पे चेक रिफंड स्टेटस का ऑप्शन होता है, उसमें आप असेसमेंट ईयर डालिए, अपना पैन नंबर डालिए, आपको नीचे स्टेटस दिख जाता है। एक बार वो करके देखिए, और बैंक वैलिडेशन जरूर चेक कीजिए। इसके बावजूद अगर नहीं आता तो फिर से आप हमें लिखेगा टैक्स गुरु को, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज इनकम टैक्स विभाग तक पहुंचाई जाए और आपको रिफंड जल्द से जल्द मिले। चलिए अब चलते हैं गाजियाबाद, जहां से राजेंद्र कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास?
सर मेरा सवाल प्रॉपर्टी के सेल परचेज से रिलेटेड है। हाँ बताएं। मैंने 1988 में एक फ्लैट 1,60,000 में खरीदा था अपने नाम से, ठीक है। जिसको मैंने करीब 34 साल के बाद में नवंबर 2022 में 49 लाख में बेच दिया। फिर उसी साल दिसंबर 2022 में मैंने इस सेल कंसिडरेशन से गाजियाबाद में एक फ्लैट 40 लाख रुपए में खरीदा अपने और अपनी वाइफ के नाम से। वाइफ मेरी हाउस वाइफ है। लेकिन सर्कल रेट के हिसाब से इस खरीदे हुए फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 48,95,000 बनती है और मैंने 4,22,000 रुपए इस फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और ब्रोकरेज पर खर्च की। कुल मिलाकर यह फ्लैट मुझे 44,22,000 का पड़ा है। ठीक है। मतलब कहने का यह है कि मैंने अपना जो पुराना दिल्ली का फ्लैट था वो मैंने 49 लाख में बेचा और ये मैंने 44,22,000 का खरीदा। ठीक है। और सर मेरे दो सवाल हैं कि दिल्ली वाला फ्लैट बेचने पर कितना LTCG बनता है? ठीक है। दूसरा है, क्या यह LTCG मेरे नए फ्लैट की खरीद करने पर पूरा जीरो हो गया है या नहीं? अच्छा, जीरो हुआ है कि नहीं, सवाल बड़ा है क्योंकि दिल्ली के फ्लैट की कीमत इनको ज्यादा मिली थी, गाजियाबाद वाले फ्लैट की कीमत कम मिली। देखिए अब बेसिकली आपने जो परचेज की है जो प्रॉपर्टी वो आपने बिलो सर्कल रेट की है ना, जो मैं समझ पाई हूँ। तो इससे भी कोई टैक्स लगेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ पूरी क्या आपकी उसमें सिनेरियो रहेगा। तो सबसे पहले तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी इंडेक्सेशन के हिसाब से होगी। आपकी 1988 की परचेज है तो आप उसको 2001 की वैल्यू पे लेके आएंगे और 2001 से 2023 तक आप उसको इंडेक्स करेंगे, इंडेक्सेशन उस पर अप्लाई करेंगे, उससे आपकी कैपिटल गेन निकलेगा। अब सेक्शन 54 में, क्योंकि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो मैं समझ पाई हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ था ये प्रॉपर्टी बेच के, वो सारा कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट कर देना था नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। जो आपने फिगर्स बताई हैं, मैं मेरे हिसाब से आपने वो कर दिया है, उससे ज़्यादा गेन नहीं हुआ होगा, तो आपका वो इन्वेस्ट हो गया, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं देना। लेकिन गड़बड़ ये हुई है, मुझे समझ नहीं आया आपने ऐसा कैसे कर दिया कि आपने इस प्रॉपर्टी को बिलो सर्कल रेट खरीद लिया। ये बहुत गलत है, इसमें नोटिस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपका जो डिफरेंस है सर्कल रेट और एक्चुअल अमाउंट का, वो अमाउंट आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे और उस पर टैक्स देंगे, क्योंकि आप बिलो द सर्कल रेट कभी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इस केस में डेफिनेटली नोटिस आता है। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखिएगा, बिल्कुल सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ एक्यूरेट कीजिएगा और इस अमाउंट को, जो डिफरेंस अमाउंट है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाइएगा। चलिए, मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आने पे भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या अभी रिटर्न फाइल करना सही होगा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कितना कमाया और कितना इनकम टैक्स चुकाया, इसका लेखा जोखा देने का समय आपके पास आ गया है। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ चुका है और ITR 1 और ITR 4 दोनों ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कई लोग अंतिम तारीख तक इंतजार करते हैं, कई लोग पहले ही भर देते हैं। तो सही समय क्या है ये ITR फाइल करने का, गौरी से पूछ लेते हैं। गौरी, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? लक्ष्मण, देखिए हर तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल आपने सही कहा आखिरी दिन पे जाके रिटर्न भरते हैं, और कुछ होते हैं जो अपना सारा जो कैलकुलेशंस हैं वो मार्च तक ही, 31 मार्च तक ही बना लेते हैं और जैसे ही ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट होती है रिटर्न भर देते हैं। तो उनको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो समय फाइल कर उनको संभलने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है, अगर अभी आप रिटर्न अपनी फाइल कर देते हैं तो आपका 26AS और AIS अभी अपडेटेड नहीं है। अभी TDS रिटर्न मार्च तक की जानी है, 31 मई की उसकी लास्ट डेट है, तो उसके बाद वो अपडेट होगा। तो जब तक आपका 26AS और AIS अपडेटेड नहीं है, आप अपनी रिटर्न कैसे भर सकते हैं? और अगर आप भर देते हैं तो उसमें तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपना कोई रिफंड मिस कर देंगे, जो आपका क्रेडिट है, जो आपका TDS उसमें आ रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो आपसे छूट जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाएगा। दूसरा, आपको मिसमैच का नोटिस भी आएगा कि आपका ये मैच नहीं कर रहा 26AS और AIS से, आपको दोबारा पूरा जो प्रोसेस है वो दोबारा करना पड़ेगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता।
कुछ दिन रुकिए, AIS और 26S अपडेट हो जाए, उसके बाद ही अपनी रिटर्न भरिए। अभी खाली 1 और 4 लाइव हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो सैलरीड हैं वो 1 या 4 में ही आते हैं, तो अभी भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम रुकिए, अभी कैलकुलेशंस करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए, अपनी फाइल तैयार कीजिए, एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद भरिएगा। चलिए, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ तैयारी करके रखें और तुरंत भर दें, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कई बार जल्दी करना भी या फिर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना भी महंगा पड़ सकता है। जैसा ही गौरी ने बताया, 26AS और AIS इन दोनों को अपडेट होने दीजिए, उसके बाद ITR फाइल करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा दुरुस्त तरीके से आप फाइल कर पाएंगे। अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हरियाणा से हमारे साथ आयुष गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार टैक्स गुरु जी। नमस्कार टैक्स गुरु, मेरा एक क्वेश्चन इनकम टैक्स नोटिस से रिलेटेड है। हाँ जी। मेरे पास एक इनकम टैक्स से नोटिस आया है रिगार्डिंग ह्यूज कैश डिपॉजिट। मेरा एक मनी ट्रांसफर का बिजनेस था मेरा, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। मैं उसका ऑथराइज एजेंट था एंड उस केस में मेरे करंट अकाउंट में मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हुए थे। तो उसका मेरे पास नोटिस आया था, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द कैश। तो इसके रिगार्डिंग, इसके रिप्लाई में मैंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने, जो मेरे एग्रीमेंट्स थे कंपनी के साथ, मेरे लेजर थे कि मैंने वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया है, एंड जो भी मेरे पास पॉसिबल प्रूफ थे वो सब मैंने रिप्लाई में अटैच कर दिए थे। बट अगेन एंड अगेन मेरे पास सेम नोटिस आ रहा है। तो इस केस में टैक्स गुरु मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? जी, देखिए लक्ष्मण, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैश डिपॉजिट का, जो हमने सबसे पहले चर्चा की कि 50 लाख से ज़्यादा अगर करंट अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इनको वही वाला नोटिस आया है SFT का, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कशन की थी। तो इस केस में आपके पास नोटिस आया है, बार बार आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, वो तो एक बार आपको समझने पड़ेंगे कि कैसे है, क्या है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आप उस कैश डिपॉजिट का सोर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जेन्युइन है, जितनी आपकी इनकम बनती थी आपने उसके ऊपर टैक्स दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई टैक्स एवेजन आपने नहीं की है, तो उस केस में आप जो है अपील में जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे केस आपका क्लोज होगा, ऑर्डर पास होगा, आप अपील में चले जाइए, कोशिश कीजिए यहीं पे आप इसको कन्विंस कर ले असेसिंग ऑफिसर को। अगर नहीं कर सकते तो अपील में जाइएगा। लेकिन मेरी सजेशन ये है, यूजुअली हम टैक्स गुरु में कोशिश करते हैं कि ऑन द स्पॉट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लेकिन आपका ना थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारी देखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प लीजिएगा, अकेले करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपकी ड्राफ्टिंग एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। चलिए, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कोई समस्या सुलझ जाए, नहीं तो फिर से आप लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। चलते हैं अगले सवाल के लिए, उड़ीसा, जहां से द्वारकानाथ मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। द्वारकानाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत दिन बाद आपके फोन आया टैक्स गुरु में जी। बताएं क्या सवाल आपके पास? मेरे पास क्या है कि इसी फाइनेंशियल ईयर जो गया 22 और 23, इसी फाइनेंशियल ईयर में मैं कुछ ETF, आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF और गोल्ड भी, निप्पन इंडिया ETF गोल्ड भी, ये खरीदे थे। मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बेचे। तो इसका जो प्रॉफिट है जनरली इक्विटी बेचने से, खरीदने से, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह उसी को अडॉप्ट करते हुए प्रॉफिट शो करते हैं, तो इसका प्रॉफिट उसी हिसाब से शो किया जाएगा या कुछ अलग बिजनेस प्रॉफिट में देखा जाएगा? क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए आपका गोल्ड ETF और सिल्वर ETF जो है वो आपका इक्विटी से नहीं की तरह टैक्सेबल नहीं होता। ये आपका अब कैपिटल गेन आप इसको डेट में मानेंगे। तो इसमें क्या होता था, जो आपने परचेजिंग की है 1 अप्रैल 23 से पहले, तो उस केस को, उसमें जब आप सेल करेंगे, उसको कभी भी सेल करते हैं, आज करते हैं, 2 साल बाद करते हैं, 3 साल बाद करते हैं, उसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है, तो 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। अगर 3 साल से कम की आपकी होल्डिंग पीरियड है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो आपका स्लैब रेट पे आ जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले इसमें चेंज आया था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने परचेज किया है तो उस केस में जो आपका गेन है वो सारा का सारा आपका स्लैब रेट पे चला जाएगा। ये जो 2 रेट्स सरकार बताती थी वो अब हटा दिए गए हैं, आपका सारा का सारा स्लैब रेट पे चला जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं जल्द ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं पंजाब, जहां से जानेश जिंदल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिंदल साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। तो बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, जो ईंटें होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती हैं, वो बिल्डर को हम सप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या है कि जो ब्रिक प्लांट ओनर्स हैं, जो वो 2 तरह की बिलिंग करते हैं, एक 6% जीएसटी की, एक 12% जीएसटी की। तो एज ए ट्रेडर सर मैं 6% परचेज लेके 6% में सेल कर सकता हूँ बिल्डर को, क्योंकि बिल्डर वो 12% देना नहीं चाहता। ठीक है गौरी, क्या कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं आप। 6% पे आपने परचेज की है, तो आपने जिनसे परचेज किया है उनको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। आप भी आगे 6% पे ही सेल कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको भी कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। आपका कोई और इनपुट भी है, क्योंकि जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वो इनपुट तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहा, और जो बाकी है आपका इनपुट वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको 6% पे सेल करनी होगी विदाउट क्लेमिंग एनी इनपुट। आपका कोई भी इनपुट 2B में आ रहा होगा, आप उसको डिसअलाउ कर देंगे और उसको क्लेम नहीं करेंगे। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।